हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ वीडियो की लिंक को सबके साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका शीर्षक है क्या लिखूं। अब याद रखना, ये है आपका एक निबंध। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निबंध क्या होता है और कहानी क्या होती है। तो जिसमें किसी घटना का वर्णन हो रहा हो वो होगा आपका कहानी, या फिर यहाँ पे बात हो रही है निबंध की, तो जिसमें आपको कोई सीख दी जा रही है, आपके अपने विचार आपको दिखाए जा रहे हैं, वो कहलाएगा आपका निबंध। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। अब आपका जो टॉपिक है वो है क्या लिखूं। याद रखना, ये यूपी बोर्ड की क्लास 10th की आपको एक चैप्टर करवाया जा रहा है जिसका शीर्षक है क्या लिखूं। अब हमेशा मैंने एक बात आपको कही कि अगर आप कोई निबंध या कोई कहानी या कोई कविता पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके राइटर के बारे में, मतलब कि उसके लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ध्यान रखना, क्या लिखूं ये जो निबंध है ये लिखा है लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। याद रखना, ये लेखक का नाम है, हमेशा आपसे राइटर का नाम पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए तो अब जान लेते हैं कि इस निबंध में आखिर लेखक ने लिखा क्या है। अब लेखक ने इस निबंध में बताया है कि क्या लिखूं। आखिर में इन शब्दों पे मुझे कोई दो टॉपिक दिए गए हैं, दो विषय दिए गए हैं, मुझे इन विषय पे निबंध लिखना है। अब लेखक को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं। अक्सर हम निबंध में क्या करते हैं, हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं उनको हम लिखते हैं। ठीक है, अब वैसे ही लेखक कह रहे हैं कि मैं क्या लिखूं। शीर्षक से आप समझ ही गए होंगे, इसमें लेखक तरह तरह के निबंधकारों की बात कर रहे हैं, कहानीकारों की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी रचनाएं लिखते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं, लिखा है। सबसे पहले जानते हैं इसका परिचय, क्या लिखूं। ठीक है, याद रखना, ये राइटर का नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए। लिखा है क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का एक ललित निबंध है। ललित का मतलब होता है छोटा, याद रखना ललित का मतलब होता है छोटा। तो ये क्या है, एक छोटा निबंध है जिसके विषय, प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण एवं भाषा शैली में इनकी सभी विशेषताएं हैं। अब इन्होंने इस निबंध में इनकी जो काव्यागत श्रेणी है, जो इनकी विशेषताएं हैं, इन सब विशेषताओं इन्होंने इस निबंध में उतारी हैं। लिखा है इस निबंध की उत्कृष्टता के दर्शन उस समन्वित रचना कौशल में होते हैं जिसके अंतर्गत लेखक ने दो विषयों पर निबंध की विषय सामग्री करने आदि का संकेत ही नहीं किया वरन संक्षिप्त रूप में उन्हें प्रस्तुत भी किया है। अब लेखक ने यहाँ पे दो विषयों के ऊपर निबंध लिखने वाले कुछ संकेत बिंदु को प्रस्तुत किया है। यानी कि हम इसमें एक अच्छे लेखक की क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब बातें हम इस निबंध में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को अपनी लेखनी बना लेते हैं, मतलब कि वो लिखते हैं, रचनाएं करते हैं। अब आगे लिखा है बख्शी जी के अनुसार आज उनके लिए लेखन कार्य करना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी। तो लेखक कह रहे हैं कि उनके अनुसार आज के उनके जीवन, अब ये बहुत बड़े राइटर है, तो उनके अनुसार आज के उनके लिए लेखन कार्य बहुत ज्यादा अनिवार्य है, आवश्यक है। उन्हें अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार एजी गार्डिनर का कथन याद आ गया। मतलब अंग्रेजी को कोई एक, इंग्लिश के कोई एक बहुत बड़े निबंधकार होंगे, उन्होंने कुछ कथन कहा होगा। याद रखना, ये जो बड़े बड़े महान व्यक्ति होते हैं, महान विभूतियां होते हैं, ये इनकी बातें, इनकी जो शब्द होते हैं वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। वैसे ही ये जो अंग्रेजी के बहुत बड़े राइटर हैं एजी गार्डिनर, तो उनका एक कथन याद आ गया कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब लिखने की क्या होती है, एक विशेष आप हर समय नहीं लिख सकते, लिखने के लिए भी आपको एक मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। जब आपके मन में कब नए नए विचार आएंगे, जब आपके मन में पुराना कुछ भी नहीं चल रहा होगा, तब आपके मन में नए नए विचार आएंगे, नई नई भावनाएं आएंगी, आप इन्हीं बातों को, इन्हीं विचारों को अपनी लेखनी बनाएंगे। लिखा है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब मनुष्य लेखन के लिए उद्यत होता है उस समय उसे विषय के बारे में ध्यान नहीं रहता। अब जब मनुष्य अपने विचारों को लिखना चाहता है तो वो किस विषय पे लिख रहा है ये उसे बिल्कुल याद नहीं होता।
जिस प्रकार हैट को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है। हैट मतलब कि टोपी। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जिस तरह आपके पास कोई टोपी है तो आप उस टोपी को किसी भी खूंटी पे टांग देते हैं, वैसे ही लेखक अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी भी विषय पे बहुत अच्छे से लिख देते हैं। लिखा है आगे उन्होंने, उसी प्रकार मन के भावों को किसी भी विषय पर प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे मन में जो भी भावनाएं हैं इन्हें हम किसी भी विषय पर, निबंधकार किसी भी विषय पर निबंध लिख सकता है। लिखा है, गार्डिनर साहब का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है, परंतु लेखक बख्शी जी के लेखन कार्य के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन अब जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो इन्हें अपने लेखन कार्य के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब इन्होंने जो विषय चुना हुआ है उस पे निबंध लिखना, उसके संकेत बिंदु बनाना और उस पे अपने मन के भावों को व्यक्त करना थोड़ा सा कठिन है। जानी आगे क्या होता है देखते हैं। लिखा है, लेखक को नमिता ने दूर के ढोल सुहावने व अमिता ने समाज सुधार पर निबंध लिखने को दिया। अब यहाँ पे दो नाम आए हैं, इन दो लोगों ने लेखक को दो विषय दिए, एक ने दिया दूर के ढोल सुहावने, अब दूसरे ने दिया समाज सुधार पर निबंध। तो लेखक को इन दोनों विषयों पर एक बहुत अच्छा प्रभावशाली निबंध लिखना था। तो इस पूरे निबंध में, ललित निबंध में लेखक ने यही बताया कि किस तरीके से आप इन विषयों पर अच्छा निबंध लिखते हैं, आपके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, आप क्या सोचते हैं कि वो एक व्यक्ति था, जिस महान कथाकार, महान कहानीकार, उसके मन में जो भी घटना, उसके मन में जो भी बात आती या वो अपने वास्तविक जीवन में जो भी घटना देखता उसको अपनी लेखनी बना देता। अब लेखक को इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। लिखा है, जिस पर आदर्श निबंध लिखकर उन्हें निबंध रचना का रहस्य समझाना था। इसके लिए लेखक ने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना देखी। एक विद्वान का कथन था कि निबंध छोटा होना चाहिए क्योंकि यह बड़ों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, परंतु निबंध के दो अंग सामग्री और शैली हैं। अब जब लेखक को दो विषयों पर निबंध लिखने के लिए दिया गया तो सबसे पहले लेखक ने क्या किया कि अभी तक के जितने भी महान निबंधकार थे सबसे पहले उनकी रचनाएं पढ़ी। अब उन्होंने वहां पे पढ़ा कि भाई अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध हमेशा छोटा और प्रभावशाली, हमेशा जब हम लोग निबंध लेखन पढ़ते हैं तो निबंध में कुछ भी अनावश्यक नहीं लिखना चाहिए। निबंध छोटा और सार्थक होना चाहिए, जिससे कोई सार्थक मतलब कि जिससे कुछ ना कुछ हल, हमेशा कोई ना कोई बात का अर्थ जरूर निकले। फिर लिखा है कि निबंध की दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एक सामग्री और शैली, कि आप निबंध किस भाषा पे लिख रहे हैं, किस विषय पे लिख रहे हैं। दूसरा, आप निबंध में किस प्रकार की शैली का प्रयोग कर रहे हैं। शैली मतलब कि आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आगे लिखा है, इसलिए लेखक को सामग्री एकत्र करने के लिए मनन करना होगा। मनन का मतलब होता है सोचना पड़ेगा। अब लेखक कह रहे हैं इसीलिए अब मुझे इन दो विषयों पर निबंध लिखना है, अब मुझे इनके लिए बहुत ज्यादा मनन, चिंतन मनन यानी कि मुझे सोचना होगा। लेखक के पास दूर के ढोल सुहावने पर निबंध लिखने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ठीक है, अब उनका जो पहला विषय था दूर के ढोल सुहावने, तो इनको इस पर निबंध लिखना था, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। विद्वानों के अनुरूप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, जिससे लेखक कठिनाई का अनुभव करता है। अब लेखक ने कहा है कि जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो निबंधकार होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर आप कोई निबंध लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनानी है, मतलब उसके संकेत बिंदु बनाने हैं, आपको वो पॉइंट बनाने हैं कि जिनको आप विस्तृत रूप से आगे समझा सके। अब लेखक को भी यही सब करना कठिन लग रहा। अब लेखक के दिमाग में उस वक्त कोई विचार नहीं आ रहे, तो ये सब बातें उन्हें थोड़ी सी कठिन लग रही हैं। आगे लिखा है, जिस प्रकार एजी गार्डिनर को अपने लेखों का शीर्षक बनाने में कठिनाई होती थी। अब लेखक ने क्या कहा है कि उन्हें अपना विषय, अपनी सामग्री बनाने में दिक्कत में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, वैसे ही जो महान निबंधकार थे इंग्लिश भाषा के एजी गार्डिनर, उनको अपने निबंध का उचित शीर्षक देने में उतनी ही कठिनाई होती थी। वो निबंध तो लिख लेते थे, लेकिन अब वो निबंध को उचित शीर्षक क्या दे, उसके लिए सही शीर्षक, टाइटल क्या हो, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती थी। आगे लिखा है,
जितनी कि उनके नामकरण। इसी प्रकार शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होती थी जितनी कि उनके नामकरण से होती थी। अब जो महान नाटककार थे शेक्सपियर, सबने इनके बहुत सारे नाटक देखे होंगे, इनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, तो यही समस्या उनके साथ भी थी कि वो नाटक तो पूरा लिख लेते थे लेकिन वो उस नाटक को शीर्षक क्या दे, इस बात से वो भी परेशान रहते थे। उन्होंने लिखा है, इसीलिए उन्होंने अपने नाटक का नाम तुम जैसा चाहो रख दिया। अब उन्होंने अपने नाटक का नाम क्या रखा? तुम जैसा चाहो। आगे लिखा है, लेखक को दूसरा प्रमुख कार्य निबंध की शैली का निश्चय करना था, जिससे अमिता और नमिता यह ना समझे कि यह निबंध मोटी अक्ल वालों के लिए लिखा गया है। अब लेखक को एक ऐसा निबंध लिखना था जो सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए मतलब कि उसको सब लोग पढ़ें और उसको समझ सके। अब जिन्होंने लेखक को निबंध लिखने के लिए कहा था तो वो ये ना समझे कि ये निबंध की भाषा बहुत ही साधारण है। लेखक को एक बहुत अच्छी भाषा शैली में निबंध लिखना था। निबंध के दो विषय थे, समाज सुधार और दूर के ढोल सुहावने। इन दो प्रमुख विषयों पर लेखक को निबंध लिखना था। अब लेकिन वो इसी बात से ज्यादा परेशान थे कि आखिर में क्या लिखूं। आमतौर पर हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ लिखना है तो हम सबसे पहले अपने दिमाग में उन बातों को सोचते हैं। अब लेखक के लिए यही कुछ बातें कठिनाई बन रही थी। आगे लिखा है, अंग्रेजी के निबंधकार मार्टिन ने जो कुछ स्वयं देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। अब जो अंग्रेजी के बहुत बड़े निबंधकार हैं, उन्होंने क्या किया, वो अपने आसपास जो भी घटनाएं देखते थे उन्हीं के बारे में लिखना शुरू कर देते थे। लिपिबद्ध किया मतलब लिखा, जो कि उनके मन की स्वच्छंद रचनाएं थी। और ये कैसी थी? उनके मन की स्वतंत्र रचनाएं थी। लेखक ने यहाँ अमीर खुसरो की प्रतिभा का उदाहरण दिया। ध्यान देना, लेखक आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लेखक ने यहाँ पर किसका उदाहरण दिया। तो लेखक ने यहाँ पर अमीर खुसरो की प्रतिभा मतलब वो कितने प्रतिभाशाली थे इस बात का उदाहरण दिया है। कैसे? लिखा है, एक बार वे एक कुएं में गए। एक बार अमीर खुसरो एक कुएं में गए जहां पर 4 औरतें पानी भर रही थी। अब जब अमीर खुसरो ने उनसे पानी मांगा तो वहां पर जो 4 महिलाएं थी, 4 महिलाओं ने अलग अलग विषय पर उनसे कविता लिखने का निवेदन किया कि आप इन 4 विषयों पर अलग अलग कविताएं लिखिए। तो उन्होंने क्या किया, अब वो तो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, तो उन्होंने उन 4 विषयों को एक पूरी कविता में उतार दिया। आगे लिखा है, पानी मांगने पर एक ने खीर, दूसरी ने चरखे, तीसरी ने कुत्ते व चौथी ने ढोल पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। अब अमीर खुसरो तो बहुत बड़े विद्वान थे, सब जानते हैं ये बात, तो उन्होंने क्या किया, इन 4 विषय को एक कविता में उतार दिया। कविता है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो यहाँ पर इस ललित निबंध में लेखक ने अमीर खुसरो की प्रतिभाओं के बारे में बताया है कि जब उनसे 4 महिलाओं ने अलग अलग विषय पर कविता सुनाने का आग्रह किया तो उन्होंने कैसे ही 4 विषयों को एक कविता में प्रोकर उन्हें सुना दिया। आगे लिखा है, लेखक कहता है कि मैं उनके जितना यानी कि अमीर खुसरो के जितना प्रभावशाली, उनके जितना प्रतिभाशाली तो नहीं हूं, पर एक ही निबंध में दोनों विषयों का समावेश कर दूं। तो अब लेखक अपने मन में चिंतन मनन कर रहे हैं कि काश मैं एक ही निबंध में वो दोनों विषय मतलब कि समाज सुधार और दूर के ढोल सुहाने, तो क्यों ना मैं भी एक ही निबंध में इन दोनों विषयों का उल्लेख कर दूं। आगे लिखा है, लेखक कहता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, दूर के जो ढोल है वो सुहावने होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब ढोल पास में बजते हैं तो वो हमारे कानों में तेज तेज बजते हैं, तो वो हमें कैसे लगते हैं? अप्रिय लगते हैं, वो हमें पसंद नहीं आते। लेकिन अगर वही ढोल दूर बज रहे होते हैं तो उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो आवाज है, जो साउंड है, वो हमें बहुत ज्यादा मधुर लगने लगता है। फिर आगे लिखा है, मनुष्य के मन में विभिन्न कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं। लेखक के अनुसार जिसने अभी तक जीवन संघर्षों का सामना नहीं किया है उन्हें भविष्य सुंदर लगता है, पर जो इससे गुजर चुके हैं उन्हें अतीत की स्मृतियों में ही रहना अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं कि जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में कठिनाइयां नहीं देखी हैं वो तो आगे के जीवन के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो अपने जीवन में आरंभिक शुरुआती दिनों में ही कठिनाइयों से गुजर चुके होते हैं वो अपने अतीत से ही गुजरने लगते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि उन्हें अतीत की स्मृति, अतीत मतलब कि अपने पास्ट, उनके अपने भूतकाल में उनके साथ क्या हुआ, इन्हीं स्मृतियों को, इन्हीं यादों को वो याद करते रहते हैं।
आगे लिखा है दोनों ने अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं हो। दोनों व्यक्ति अपने वर्तमान से जो उनके जीवन में जो आज चल रहा है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। युवा भविष्य को वर्तमान व वृद्ध अतीत को वर्तमान बनाना चाहती है। यहाँ पे लिखा है जो युवा पीढ़ी होती है वो भविष्य को वर्तमान बनाना चाहती है और जो वृद्ध पीढ़ी जो अपने जीवन में सारे संघर्षों को पार कर चुके होते हैं वो उन चीजों को वर्तमान में लाना चाहते हैं। जिस कारण वर्तमान है वो कैसा बनता जा रहा है, इन सब बातों के कारण वर्तमान सुधारों का काल बनता जा रहा है। काल मतलब कि समय। मनुष्य के इतिहास में हमेशा सुधारों की आवश्यकता हुई है। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य का जो इतिहास है उसमें हमेशा कोई ना कोई सुधार की जरूरत होती है। हम भी सोचते हैं कि काश हमने जो अपने अतीत में किया है उस वक्त जाके हम चीजों को बदल देते, चीजों को सुधार देते। आज हम क्या करते हैं, अपने अतीत में हमने जो गलतियां की होती हम उन्हें ही सुधार रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उन चीजों को दोबारा ना करें। तो लेखक ने अपने निबंध में यही सब बातें बताई है कि किस तरीके से आज का जो मनुष्य है वो क्या चाहता है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सके और जो बच्चे भविष्य की ओर जाने वाले होते हैं वो भी अपने वर्तमान के बारे में ही, चीजों को सुधारने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। आगे लिखा है कितने ही सुधारक जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि हुए, अतः ना दोषों का अंत होता है और ना सुधारों का। जो अतीत में सुधार थे वो भविष्य में दोष बन जाते हैं। यहाँ पे इस निबंध से हमें क्या सीख मिली है, ना तो किसी के दोष का अंत होता है, ध्यान देना यहाँ पे लिखा है ना तो दोषों का अंत होता है और ना ही किसी के सुधार का अंत होता है। तो आगे लिखा है कि हिंदी में भी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, परंतु वह भी समय के साथ साथ अतीत का स्मारक होता जा रहा है। अब हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में लगातार एक बड़ी बड़ी प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, बड़े बड़े रचनाकार आ रहे हैं जो अच्छी अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये भी अतीत के स्मारक होते जा रहे हैं। आज जो युवा पीढ़ी है वे ही कल वृद्ध होकर अतीत को याद करेंगे और नए युवा वर्ग का जन्म होगा जो भविष्य की सुखद कल्पना करेगा। दोनों ही सुखद कल्पनाओं में रहते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि लेखक ने किस तरीके से, कितनी बुद्धिमानी से वो दो विषय, समाज सुधार और दूर के ढोल सुहावने, इन दोनों पर एक ही निबंध में इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से उजागर किया है, उल्लेख किया है। लिखा है आज जो युवा हैं वे ही कल वृद्ध होके अतीत को याद करने लगते हैं और जो नए युवा वर्ग का जन्म होता है वो भविष्य की सुखद कल्पनाएं करने लगता है। यही तो क्या है, यही है क्योंकि जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं। तो ध्यान रखना लेखक ने अपने इस पूरे पाठ में क्या बताया है कि क्या लिखूं, इस पाठ का शीर्षक ही है क्या लिखूं। लेखक के पास दो विषय दिए जाते हैं, उनको इन दोनों विषयों पे एक बहुत अच्छा सा निबंध लिखना होता है। अब लेखक के पास उस निबंध को लिखने की शैली और उसकी सामग्री उनके दिमाग में नहीं आती, फिर उनका एक अंतिम प्रयास होता है क्यों ना वो इन दो विषयों पर एक ही निबंध लिखें और अंत में वो ऐसा ही करते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और जल्दी से अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।